समुद्र में फंसे सैनिकों का पहली बार एक विशाल मछली से सामना हुआ। उन्हें लगा कि आखिरकार उन्हें कुछ खाने को मिल गया है, लेकिन दोनों पक्षों ने 2 सेकंड से भी कम समय में रस्सी खींची और मछली ने उन्हें काट लिया। एल्ड्रिच को उम्मीद नहीं थी कि पानी के नीचे की मछली उनसे भी ज्यादा ठंडी होगी। ऐसा होने पर उन्होंने सोचा कि उन्हें एक और मौका मिलेगा, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि मछली अगले 2 दिनों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी। इस तरह 5वां दिन आ गया। ताजे पानी और भोजन की कमी के कारण वे स्पष्ट रूप से कमजोर होते जा रहे थे। यहाँ तक कि जिस कॉफी को वे हर सुबह पीने का दिखावा करते थे वह भी उनके गले से नहीं उतर रही थी। प्यास से व्याकुल पास्टोरा ने अपने सामने समुद्र के पानी को देखा। अंगरक्षक उसे ऊपर उठाना चाहता था और एक घूंट पीना चाहता था, लेकिन मार्क ने उसे तुरंत रोक दिया, क्योंकि समुद्र का पानी प्यास नहीं बुझाता, बल्कि इससे शरीर में पानी की कमी तेजी से बढ़ती है। मार्क ने उनसे कहा कि वे जितना हो सके उतना व्यायाम और नमी कम करने की कोशिश करें, लेकिन एल्ड्रिच ने कहा फिर भी उन्हें नहीं पता था कि वे कहां जा रहे हैं। मार्क ने कहा कि उसने इसका हिसाब लगा लिया था। जब वह टेस्ट ट्यूब निकालना चाहता था तो उसे अपने शरीर पर कुछ और महसूस हुआ। वह खुशी से कांप उठा। जब उसने उसे बाहर निकाला तो उसे पता चला कि वह सिर्फ एक पेन था, लेकिन यह मार्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। फिर उसने तुरंत एक लाइफ जैकेट ढूंढी। फिर उसने उस पर समुद्र का एक सरलीकृत चित्र बनाया। पानी के बहाव और हवा की गति के अनुसार जब वे उतरे थे और टेस्ट ट्यूब से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्हें जल्द ही पता चल गया कि वे कहां थे। मार्क ने सोचा कि अगर हवा नहीं बदली तो वे नीचे स्थित द्वीप तक बह जाएंगे। यह खबर सुनकर उन्हें फिर से उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन पास्टोरा ने कहा कि अगर हवा बदलती रही तो वे नक्शे पर चिह्नित छोटे द्वीप तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ऐसी समस्या मार्क के लिए कठिन नहीं है। अपने सामने लाइफ जैकेट देखकर वह फिर से बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि जब तक वह पानी के बहाव की दिशा को नियंत्रित कर सकता है तब तक वह यह कर सकता है। फिर उसने तुरंत एल्ड्रिच को लाइफ जैकेट उतारने को कहा। पास्टोरा को कुछ लोहे के पाइप लाने को कहा। उसने स्थिति की दोबारा पुष्टि की। फिर पास्टोरा को लाइफ जैकेट के तीनों कोनों को लोहे के तार से बांधने को कहा। फिर उसने तैयार रस्सी को लोहे के तार के बीच में बांध दिया। इस तरह सीगल का एक सरलीकृत रूप तैयार हो गया। फिर मार्क ने झट से सीगल को पानी में फेंक दिया। लाइफ बोट धारा के साथ बहने लगी। हवा की दिशा बदलने पर भी जब तक वे समय पर सीगल को पानी में फेंक देते हैं तब तक उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा प्रभाव देखकर उन्हें थोड़ी सी उम्मीद जगी, लेकिन अगले 2 दिनों तक उन्हें एक बूंद भी पानी नहीं मिला। उनके पास एक साथ भगवान से प्रार्थना करने के अलावा कोई चारा नहीं था। पता नहीं यह निर्देशक की योजना थी या भगवान का आशीर्वाद। आधी रात को सचमुच बारिश हुई। इससे वे खुश हो गए। जी भरकर पानी पीने के बाद उन्होंने एकमात्र पानी की टंकी भर ली। इस तरह पानी की समस्या अस्थायी रूप से हल हो गई। अब सवाल यह था कि खाना कैसे मिलेगा। एल्ड्रिच, जिसने एक तारा मछली पकड़ी थी, मछली पकड़ने के कांटे के चारों ओर देखने लगा। ये एक ऐसी मछली थी जो कांटे को नहीं काट रही थी। वह इतना गुस्सा हुआ कि उसने चाकू उठाया और उसे गोद दिया। कुछ वार करने के बाद उसे लगा कि उसने लाइफ बोट पकड़ ली है। डरा हुआ मार्क तुरंत हरकत में आया, लेकिन जल्द ही एल्ड्रिच को लगा कि स्थिति गड़बड़ है। नतीजतन जब उसने उसे उठाया तो पाया कि वह एक शार्क थी। संयोग से उसे पास्टोरा ने पकड़ा था। तीनों के नियंत्रण में आने पर शार्क जल्द ही अपना प्रतिरोध खो बैठी। एल्ड्रिच, जो इंतजार नहीं कर सका, तुरंत शार्क को खाना खिलाने लगा। उसने देखा कि शार्क को खाना पचाने का समय नहीं मिला था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खाना देखा हो। उसने उसे लिया और सीधे निकल लिया। फिर तीनों जल्दी से शार्क को खाने लगे। वे हैरान थे कि उन्होंने 7 दिनों से कुछ नहीं खाया था। कुछ ही समय बाद पूरी शार्क उनके द्वारा खा ली गई। पेट भरने के बाद एक नई समस्या खड़ी हो गई। शार्क के टुकड़े टुकड़े होने से हुई दुर्घटना के कारण शार्क का एक बड़ा समूह तेजी से आकर्षित हुआ, लेकिन जब तक वे पानी में नहीं जाते तब तक वे उनके लिए कोई खतरा नहीं बन सकते। लगभग आधी रात हो चुकी है। पता नहीं शार्क ने ज्यादा मांस खा लिया है या नहीं। एल्ड्रिच को पूरे शरीर में बेचैनी महसूस हो रही थी, इसलिए वह मुड़ा और अपना चेहरा धोकर अपना दिमाग साफ करने लगा। वह पूरी तरह भूल गया था कि पानी के नीचे एक शार्क है। नतीजतन शार्क ने पल भर में उसके हाथ पर काट लिया। सौभाग्य से वह तुरंत बच निकला। उसके बगल में खड़ी पास्टोरा ने हलचल सुनी और तुरंत उठकर शार्क को भगाने के लिए गोली चलाई। मार्क एल्ड्रिच की चोट देखने गया। जांच के बाद उसने पाया कि उसे केवल मामूली त्वचा की चोट आई है, इसलिए पास्टोरा ने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए। एक स्कार्फ लेकर उसने मार्क को दे दिया। फिर मार्क ने उसके लिए एक साधारण पट्टी बनाई। इसके बाद एल्ड्रिच एक करवट लेट गया। मार्क और पास्टोरा सतर्क रहे। 8 दिन बीत गए। उन्होंने पहले जो पानी इकट्ठा किया था वह बहुत कम बचा था और इस दौरान उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। वे इतने भूखे थे कि उन्होंने फिर से भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। पता नहीं इस बार निर्देशक व्यवस्था करना भूल गया था या नहीं। एल्ड्रिच, जिसे मछली पकड़ना बहुत पसंद है, वह भी कुछ नहीं पकड़ पाया। ऐसे में वे केवल खुद को थकाने से बचने की कोशिश कर सकते थे। उन्होंने फिर से भगवान से मदद की उम्मीद की। जल्द ही 15वां दिन आ गया। एल्ड्रिच ने अचानक पास्टोरा से बंदूक देने को कहा। पहले तो पास्टोरा को लगा कि वह बंदूक संभाल नहीं पा रहा है और खुद को चोट पहुंचाना चाहता है, इसलिए उसने बंदूक उसे सीधे दे दी। इसके बाद एल्ड्रिच ने उससे पूछा
कि क्या वह मांस खाना चाहता है। ऐसा सवाल सुनकर पास्टोरा को लगा कि वह मार्क को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। नतीजतन जब उसने पीछे मुड़कर गौर से देखा तो उसे मार्क के बगल में एक सीगल दिखाई दी। उसने तुरंत अपने कान ढक लिए। फिर एल्ड्रिच ने निशाना साधा और गोली चला दी। सीगल दर्जनों मीटर दूर जा गिरी। गोली की आवाज से चौंके हुए मार्क को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। जब उसे पता चला कि उसे गोली लगी है तो उसने पाया कि वह एक सीगल थी। इसलिए मार्क बिना किसी झिझक के पानी में कूद गया। अप्रत्याशित रूप से जब मार्क सीगल को लेने के लिए तैरा तो उसे मार्क के पीछे एक शार्क दिखाई दी। वह तेजी से उसकी ओर दौड़ा। एल्ड्रिच ने तुरंत बंदूक उठाई और गोली चलाना शुरू कर दिया। नतीजा यही हुआ कि अहम मौके पर बंदूक छीन ली गई। भले ही मार्क जानता था कि एक शार्क उसका पीछा कर रही है, फिर भी उसने अपने हाथ में पकड़ी सीगल को नहीं छोड़ा। अंत में जब शार्क उसे पकड़ने ही वाली थी तभी एल्ड्रिच और उसकी टीम ने उसे तेजी से पकड़ लिया। शार्क के तैरकर दूर चले जाने के बाद उन्होंने सीगल को खा लिया। उसका स्वाद उनके रोजाना खाए जाने वाले चिकन जैसा था। एल्ड्रिच ने कहा कि वे यहाँ सीगल खा सकते हैं, जिसका मतलब है कि वे जमीन के पास ही होंगे। लेकिन मार्क ने कहा कि इस तरह के मौसम में सीगल हजारों मील तक उड़ सकते हैं, जो कि वे आम तौर पर नहीं देखते। कुछ ही समय बाद 20वां दिन था। जब मार्क सुबह उठा तो उसने अचानक पाया कि वे सब सो रहे थे। इसलिए उसने उन्हें जगाने के लिए तुरंत सीटी बजाई। फिर उसने उन पर चिल्लाया। उसने कहा कि सोते समय वे द्वीप से चूक सकते हैं या फिर हवा की दिशा बदल गई और वे समय पर समुद्र से बाहर नहीं निकल पाए। यह उनके लिए बहुत बुरा हुआ। एल्ड्रिच, जो इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, ने दावा किया कि इसका कोई कारण ही नहीं था और उसने मार्क से पूछा कि नेविगेशन मैप क्यों बनाया गया था। मार्क ने जवाब दिया कि हमें खुद नहीं पता था कि हम कहाँ हैं। तुम कैसे पता लगा सकते हो कि हमने कहाँ से शुरुआत की थी? क्या तुमने हमें महसूस करके खोजा? हम कहाँ हैं? लगातार पूछताछ के कारण मार्क जवाब नहीं दे पाया। फिर उसने मार्क से पूछा कि दुर्घटना से कुछ मिनट पहले वह क्या कर रहा था? हम अचानक रास्ता क्यों भटक गए? मार्क ने आखिरकार सच बताया। उसने कहा कि उसे नहीं पता कि वह क्यों सो गया था। पास्टोरा की चीख सुनकर ही उसकी नींद खुली। जब उसकी नींद खुली तो उसने पाया कि वह नेविगेशन मैप से भटक गया था। ऐसा जवाब सुनकर उन्हें यकीन नहीं हुआ। पायलट विमान में सो सकता है और नेविगेशन मैप को नजरअंदाज कर सकता है, इसलिए वे अब समुद्र में बह रहे हैं। वे इस बात से बहुत दुखी थे। दरअसल मार्क उन्हें बहुत पहले बताना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताए। उसे बहुत बुरा लग रहा था। अब उनसे माफी मांगने का समय आ गया था, लेकिन महज माफी से कुछ नहीं बच सकता। अब सबसे जरूरी है कि जमीन पर वापस कैसे जाए। कुछ देर शांत होने के बाद उन्होंने आखिरकार मार्क को माफ कर दिया और उसके द्वारा पहले बनाए गए नेविगेशन मैप के अनुसार आगे बढ़ने लगे। द्वीप तक जल्दी पहुंचने के लिए उन्होंने मार्क द्वारा छोड़े गए जूते पहने और नाव चलाना शुरू कर दिया। पता नहीं कितना समय लगा, लेकिन वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। गर्म मौसम में और कई दिनों तक पानी न पीने के कारण पास्टोरा लेटने लगी, लेकिन जल्द ही मौसम बदल गया। उन्होंने सोचा कि इस बार भी मौसम पिछली बार जैसा ही होगा, इसलिए वे बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए तैयार हो गए। अप्रत्याशित रूप से बारिश उम्मीद के मुताबिक रुक गई। उन्हें जल्द ही बारिश का पानी भी मिल गया, लेकिन अचानक मौसम फिर बदल गया। अचानक उनके दिल में एक बुरा एहसास हुआ। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, कुछ मीटर ऊंची समुद्री लहरें तेजी से उनकी ओर आ गईं। एक पल में वे तीनों सबसे पहले पानी में गिर गए, लेकिन सौभाग्य से वे सुरक्षित थे। फिर उन्होंने लाइफ बोट को पलट दिया। फिर वे तीनों जल्दी से ऊपर चढ़ गए। वे काफी देर तक तेज हवा और लहरों का सामना करते रहे। आखिरकार वे तूफानी इलाके से जल्द ही निकल गए। इस समय वे थके हुए और बेहाल थे। अगले कुछ दिन हल्की बारिश होती रही। इस समय वे भूख से बेहाल थे। तीव्र भूख के कारण मार्क ने समुद्र का पानी पिया। इसी समय एल्ड्रिच ने कहा कि उसने द्वीप देखा है। जब वे उठे और इसकी पुष्टि की तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह सच है। इससे वे तीनों खुश हो गए। थकान और भूख का एहसास पल भर में गायब हो गया। वे तुरंत द्वीप की ओर रवाना हुए। वे जल्दी ही द्वीप पर पहुंच गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह अभी भी एक छोटा द्वीप था जहां लोग रहते थे। इस बार वे आखिरकार बच गए। 34 दिनों के बाद वे प्रशांत महासागर में 1000 मील तक बहते रहे। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।